हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 20 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले जानते हैं स्क्रीनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्रीनिंग इज़ द सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिसीज़ और डिफेक्ट यूजिंग द रैपिडली अप्लाइड टेस्ट एग्जामिनेशंस और अदर प्रोसीजर्स इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। मतलब कि जो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल हैं, जो बाहर से तो हेल्दी दिखते हैं मगर अंदर से उनके अंदर डिसीज़ होती है, उनके अंदर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं और अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं किसी डिसीज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए, सर्च करने के लिए, जो कि अनरिकग्नाइज थी पहले से। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस और प्रोवाइड द टाइमली ट्रीटमेंट। ठीक है, टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके ताकि, और नो साइन एंड सिम्टम्स डिसीज़ प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। और ये किस में करते हैं? जिसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते मगर जो डिसीज़ का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम HIV की ही बात करें तो HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 10 साल होता है। मतलब अगर आज इन्फेक्शन हुआ तो सिम्टम आते आते 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो ऐसे पर्सनस में हम स्क्रीनिंग करते हैं जिससे कि हमें पता लग सके कि उसमें क्या, मतलब कोई अनरिकग्नाइज डिसीज़ तो नहीं है। भले ही पर्सन बाहर से अपेरेंटली हेल्दी दिखता है मगर अंदर से उसके अंदर डिसीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है। स्क्रीनिंग इज़ एट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो एडवांटेज क्या था? अर्ली डायग्नोसिस और प्रोवाइड द टाइमली ट्रीटमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं जो कि है आइसबर्ग फिनोमेना। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसबर्ग हमें देखने को मिल रहा है। इसमें जो पानी के लेवल के ऊपर वाला पोर्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को। और जो वाटर लेवल है ये क्या होता है? लाइन ऑफ डिमार्केशन। और जो पार्ट आइसबर्ग का लाइन वाटर लेवल के बिलो है, यानी पानी के अंदर है, वो रिप्रेजेंट करता है एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को, जैसे कि सब क्लिनिकल केसेस, कैरियर्स और लेटेंट इन्फेक्शन। और जो वाटर लेवल है ये क्या बताता है? वाटर वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है हेल्दी पॉपुलेशन को। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होता है? इट डिफ्रेंशिएट्स द एपरेंट इन्फेक्शंस एंड इन एपरेंट इन्फेक्शंस। एपरेंट इन्फेक्शन मतलब कि जो हमें मतलब जो देखने को मिल रहे हैं, हमें दिखते हैं जो सिम्टोमेटिक वाले, और इन एपरेंट जो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं मगर डिसीज़ दोनों में होती है। हिडन पोर्शन जो होता है उसका मैक्सिमम बर्डन या प्रेवलेंस होता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। मतलब जो डिसीज्ड वाले तो कम ही होते हैं, लेकिन कुछ मतलब जो कैरियर्स होते हैं या एसिम्टोमेटिक वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो मतलब हिडन पोर्शन है उसका मैक्सिमम बर्डन या मैक्सिमम प्रेवलेंस होता है। और जो टिप होता है आइसबर्ग का, इसको कौन देखता है? क्लिनिशियन। अब जो टिप वाले हैं ये जो है सिम्टोमेटिक वाले होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें साइन एंड सिम्टम्स आ रहा है तो ये जो है क्लिनिशियन देखेगा। पेशेंट प्रेजेंट विद द साइन एंड सिम्टम्स एंड रिक्वायर द ट्रीटमेंट। देखो ये लिखा है ना, सिम्टम्स एंड रिक्वायर द ट्रीटमेंट, और इनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजिस्ट या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट किसके लिए होते हैं? हिडन पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग के लिए। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग के लिए क्लिनिशियन जो है डायग्नोस करता है इसको, और हिडन पोर्शन को कौन डायग्नोस करता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई द डिसीज़ एट द अर्ली स्टेज। मतलब जब कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो हिडन पोर्शन है इसको डायग्नोस करना ही क्या बताता है? स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, इनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है मगर डिसीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी डिसीज़ जो फॉलो करती हैं आइसबर्ग को और कौन कौन सी डिसीज़ जो फॉलो नहीं करती हैं। तो फॉलोइंग वाले कौन सी हैं? जैसे NCDs, जैसे CVD हो गया, और कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, TB हो गया और HIV। ये सब क्या है? आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो करती हैं। और कौन सी डिसीज़ जो नहीं फॉलो करती? जैसे मीज़ल्स, टेटनस, रेबीज़। इसको याद कर सकते हो MTR से। ठीक है, मीज़ल, टेटनस, रेबीज़ ये आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करती हैं। अब इसमें बात करते हैं चिकन पॉक्स की। तो जो चिकन पॉक्स होता है इसका स्मॉल हिडन पोर्शन होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स का स्मॉल हिडन पोर्शन होता है। और वहीं अगर बात करें इन्फ्लुएंजा की तो इसका स्मॉलर टिप होता है और बिगर हिडन पोर्शन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं दोनों पे भी। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है
वो हम किस में करते हैं, अपेरेंटली हेल्दी पीपल में, मतलब जो दिखते हैं हेल्दी। और डायग्नोस्टिक वाला हम सिक पीपल में करते हैं, बीमार लोगों में। स्क्रीनिंग टेस्ट हम ग्रुप्स पे करते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इंडिविजुअल्स पे करते हैं, मतलब एक एक इंडिविजुअल का अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वो आर्बिट्री एंड फाइनल होता है, ठीक है। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिज़ल्ट आता है वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस या सम ऑफ द एविडेंस, मतलब उसमें कुछ नए एविडेंस या कुछ और एविडेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है वन क्राइटेरिया या वन कट ऑफ वैल्यू पे, और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ये बेस्ड होता है इवैल्यूएशन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स एंड लैब फाइंडिंग्स पे। स्क्रीनिंग टेस्ट लेस एक्यूरेट होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट मोर एक्यूरेट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट लेस एक्सपेंसिव होता है और डायग्नोस्टिक वाला मोर एक्सपेंसिव होता है। स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉट अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट का बेसिस नहीं होता है, इसमें हम केवल उसको चेक करते हैं कि उसमें कौन सी डिसीज़ है कि नहीं है। बट जो डायग्नोस्टिक वाला होता है ये बेसिस होता है ट्रीटमेंट का, इसमें हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट का इनिशिएटिव कौन लेता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या NGO। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट का इनिशिएटिव कौन लेता है, पेशेंट विद द कंप्लेंट, ठीक है। मतलब पेशेंट को बीमारी होती है तो वो खुद से इनिशिएटिव लेता है और हॉस्पिटल जाता है और अपना इलाज करवाता है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट कौन करवाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या NGO, जो घर घर जाकर लोगों को चेक करते हैं। जैसे कि कोविड में हम लोग ने RT-PCR चेक करवाया था अपना, तो ये घर घर जाकर स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, देखो एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, फिर X Y Z। A पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डिसीज़ ऑनसेट, और B पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, मतलब सबसे पहले डायग्नोसिस इसी पॉइंट पर हुई, लेकिन अभी भी कोई साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। और फिर X पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है कि इस पॉइंट तक हम डायग्नोस कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। और Y क्या होता है, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉसिबल में नहीं थे लेकिन यूजुअल पॉइंट में होते हैं। और B से लेकर Y तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लीड टाइम, मतलब फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस से यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। इसमें हम अगर डायग्नोस कर लेते हैं तो ये अर्ली डिटेक्शन में आएगा। और जो B से लेकर X तक का, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस से क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस के बीच में टाइम पीरियड होता है, ऑप्टिमम टाइम, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टाइम, ठीक है। और डिसीज़ विथ लॉन्गर टाइम यानी A to Y, लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड। देखो A क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिसीज़ ऑनसेट, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसीज़ ऑनसेट। और B पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। X पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। और Y पॉइंट क्या होता है, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। तो B से लेकर Y तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं लीड टाइम। और B से लेकर जो X तक का टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टाइम, ठीक है। और A से लेकर Y तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन, लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड। A से लेकर Y तक का जो होता है लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। फिर देखो टाइम गेन्ड बाय द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़, इसको बोलते हैं लीड टाइम। और टाइम डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, तो उसको बोलते हैं क्या, स्क्रीनिंग टाइम। और टाइम डिफरेंस बिटवीन द अर्लीस्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एंड द यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, इसको बोलते हैं लीड टाइम। अब लीड टाइम बायस क्या होता है, मतलब एरर क्या होता है लीड टाइम में। डिटेक्शन डिसीज डिटेक्टेड थ्रू द स्क्रीनिंग, तो फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द इंक्रीज सर्वाइवल टाइम। जो डिसीज़ स्क्रीनिंग के थ्रू डिटेक्ट होती है उसमें फॉल्स इंप्रेशन होता है बाय इंक्रीजिंग द सर्वाइवल टाइम। डिसीज़ इज़ डिटेक्टेड प्रायर टू द सिम्टम डेवलपमेंट, तो ट्रीटमेंट डज नॉट मेक द पेशेंट लिव लॉन्गर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम भले डिसीज़ को सिम्टम आने से पहले डिटेक्ट कर लें, फिर भी जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का वो पेशेंट को ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रख सकता। मतलब जितना समय अगर वो ज़िंदा रहेगा तो उतना समय ही उसका
टाइम रहेगा उससे ज़्यादा, ऐसा नहीं कि जल्दी डिटेक्ट करने से उसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट अपीयर्स लाइक द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेस बट वॉज सिंपली डिटेक्ट द अर्लियर। ठीक है, अगर अर्लियर डिटेक्ट करने से, जब साइन एंड सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं, अगर हम डिसीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं फिर भी हम पेशेंट की लाइफ को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, लीड टाइम बायस अराइजेस व्हेन नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, नो चेंज इन द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज़। देखो, अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे डिसीज़ का तो एपरेंट इंक्रीज इन द सर्वाइवल, मतलब ऐसा लगेगा कि सर्वाइवल बढ़ गया, मगर ऐसा नहीं होता है। ड्यू टू द डिटेक्टिंग द हेल्थ कंडीशन लाइक कैंसर एट अर्ली स्टेज। अगर हमने कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया, क्या फिर भी हम उस पेशेंट की डेथ को प्रिवेंट कर पाएंगे, इसकी लाइफ को बढ़ा पाएंगे? नहीं, आंसर इज़ नो। नो एक्चुअल इफेक्ट ऑन दी सर्वाइवल, जस्ट अ लॉन्गर पीरियड विथ डायग्नोसिस। ठीक है, सब्जेक्ट्स द पेशेंट टू एडेड एंजाइटी, मतलब इससे क्या होगा कि पेशेंट को लाइफ तो नहीं बढ़ेगी पेशेंट की, बट उसको एंजाइटी और हो जाएगी, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि अपने बीमारी के बारे में, नॉलेज ऑफ द डिसीज़। ठीक है, डिस्टॉर्ट द रिजल्ट एंड अपीयर टू डिक्रीज द मॉर्टेलिटी रेट और इंक्रीज द सर्वाइवल रेट। अगर रिजल्ट को डिस्टॉर्ट करना है तो उससे मॉर्टेलिटी रेट को कम करना पड़ेगा और सर्वाइवल रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिसीज़ सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग, कौन कौन सी डिसीज़ सुटेबल होती है? क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट, तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिससे कि हम चूज़ करते हैं किसी डिसीज़ को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? पहला है सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ द डिसीज़, मतलब प्रेवलेंस उसका ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इस डिसीज़ का स्क्रीनिंग प्रॉपर करते रहते हैं, जिससे कि कोई एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल में हम डिटेक्ट कर सकें इसको। डिटेक्टेबल होना चाहिए एंड लॉन्ग प्री क्लिनिकल स्टेज ऑफ द डिसीज़, एडुकेटली अंडरस्टूड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़, अप्रोप्रिएटली टेस्ट अवेलेबल होने चाहिए फॉर अर्ली डिटेक्शन, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़ हैव द आउटकम बेनिफिट, अर्ली डिटेक्शन से कुछ आउटकम का बेनिफिट मिलना चाहिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए डिसीज़ के लिए, और पॉलिसी ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम होने चाहिए फॉर डिसीज़। तो ये सब क्राइटेरिया हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 5 टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। पहला है मास स्क्रीनिंग, इसमें क्या होता है? ऑल द इंडिविजुअल्स आर स्क्रीन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ हाई रिस्क, और ये लीस्ट एफिशिएंट होता है। इसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सा ग्रुप हाई रिस्क पे है, कौन सा लो रिस्क पे है, सबको हम एक साथ स्क्रीनिंग कर देते हैं। जो हाई रिस्क स्क्रीनिंग होता है, इसमें सेलेक्टिव स्क्रीनिंग भी बोलते हैं इसको, इसमें हम क्या करते हैं? केवल हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट एफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल, RBS डन फॉर 2 कम्युनिटीज़। RBS क्या होता है? रैंडम ब्लड शुगर। तो अगर जैसे हम रैंडम ब्लड शुगर को मेज़र करते हैं 2 कम्युनिटीज़ में, जैसे इसमें प्रेवलेंस किस में ज़्यादा होता है? अगर 30 ईयर्स की बात करें, मोर देन 30 ईयर्स में, तो प्रेवलेंस कम होता है, तो इनमें हम कम स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन अगर मोर देन 65 ईयर्स वाले इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनमें प्रेवलेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें ज़्यादा स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो हाई रिस्क वाले में हम केवल उन इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग करेंगे जो कि हाई रिस्क पे होते हैं, और ये मोस्ट एफिशिएंट होता है। ठीक है, याद रखना। और जो मास स्क्रीनिंग है ये लीस्ट एफिशिएंट होता है। फिर बात करते हैं मल्टी फेज स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2 स्क्रीनिंग टेस्ट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लेते हैं टू डिटेक्ट अ सिंगल डिसीज़। ठीक है, ST सेगमेंट अप्लाइड इन द फेजेस, हेल्थ कैंप इन फॉर सर्वाइकल कैंसर, क्वेश्चनेयर, पैप स्मीयर, विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें देखो, मल्टी फेज में हम क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल की टू डिटेक्ट अ सिंगल डिसीज़, मतलब सिंगल डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को 2 या 2 से ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हेल्थ कैंप लगाकर हम सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, पैप स्मीयर वगैरह। फिर बात करें मल्टीपर्पज़ स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग पॉपुलेशन विथ मोर देन 1 टेस्ट डन साइमल्टेनियसली टू डिटेक्ट मोर देन 1 डिसीज़। मल्टीपर्पज़ में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा टेस्ट साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं एक से ज़्यादा डिसीज़ को स्क्रीन करने के लिए। जैसे स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम स्क्रीनिंग करते हैं एक से ज़्यादा डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे HP मतलब हेपेटाइटिस B, रोटा वायरस वाला, HIV, VDRL एंटीजन और हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन। ठीक है, तो ये मतलब हीमोग्लोबिन और RA, HIV, VDRL एंटीजन और हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, इसमें हम कई सारे डिसीज़ को, एक से ज़्यादा डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, इसमें हम एक से ज़्यादा डिसीज़ को
डिटेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हो गया मल्टीपर्पज़। फिर बात करते हैं केस फाइंडिंग और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग की। केस फाइंडिंग में क्या होता है? प्रीजम्प्टिव आइडेंटिफिकेशन नॉट रेज्ड एट द पेशेंट रिक्वेस्ट। ये प्रीजम्प्टिव आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें पेशेंट की रिक्वेस्ट नहीं होती बल्कि हम खुद से जाकर करते हैं, ठीक है, केस को फाइंड करते हैं। तो कितने टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए? 5। मास स्क्रीनिंग, हाई रिस्क स्क्रीनिंग और मल्टीफेज स्क्रीनिंग, मल्टीपर्पज़ स्क्रीनिंग और केस फाइंडिंग, इसको अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिविटी और टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग की। तो पहली एक्टिविटी है रैंडम ब्लड शुगर फ्रॉम द पीपल रिसाइडिंग इन द अर्बन स्लम्स, तो ये मास स्क्रीनिंग में आ गया। और स्क्रीनिंग ऑफ द CVD इन द एल्डरली, तो ये हाई रिस्क में हो गया। इस पर क्वेश्चन बनते हैं सब पे, याद रखना। ये केस एक्टिविटी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा किस टाइप की स्क्रीनिंग है। तो रैंडम ब्लड शुगर वाला किसका है? मास स्क्रीनिंग का एग्जांपल है। स्क्रीनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन द एल्डरली, तो हाई रिस्क का एग्जांपल है। स्क्रीनिंग ऑफ द TB इन द रीसेटलमेंट कॉलोनीज या अर्बन स्लम्स, तो ये भी हाई रिस्क का ग्रुप है, क्योंकि इसमें हम रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ को चेक कर रहे हैं या अर्बन स्लम्स में देख रहे हैं केवल। फिर क्या है? स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हाई रिस्क ग्रुप है, तो ये भी हाई रिस्क का एग्जांपल है। हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, तो इसमें हम मोर देन 2 चेकअप्स कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं फॉर डिटेक्टिंग द सिंगल डिसीज़, तो ये मल्टी फेज का एग्जांपल है। और स्क्रीनिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसमें हम एक से ज़्यादा स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो भी कई डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये मल्टीपर्पज़ का एग्जांपल है। फिर बात करते हैं एग्जांपल ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए कौन सी डिसीज़ को लिए होता है? हार्ट डिसीज़ के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट। और HIV स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए होता है? ERS बैटरी के लिए। और बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी और मैमोग्राफी के लिए किस लिए करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं। PSA मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए करते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के लिए करते हैं। VIA और पैप टेस्ट किस लिए करते हैं? पैप स्मीयर वगैरह सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। टैंडम मास स्पेक्ट्रोग्राफी किसके लिए परफॉर्म करते हैं? फिनाइल कीटोनूरिया के लिए परफॉर्म करते हैं। और TSH और T4 अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड किस लिए परफॉर्म करते हैं? नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। और बाई मैनुअल ओरल इंस्पेक्शन किस लिए करते हैं? ओरल कैंसर के लिए। और अल्फा फीटोप्रोटीन किस लिए चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं? कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के लिए। तो ये रहा स्क्रीनिंग टेस्ट और कंडीशन, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? लीस्ट एफिशिएंसी टाइप ऑफ स्क्रीनिंग कौन सी है? लीस्ट एफिशिएंट तो बताया था मास स्क्रीनिंग थी। और वेरी कॉस्टली कौन सी होती है? विथ रिड्यूस्ड यील्ड, तो भी मास स्क्रीनिंग, क्योंकि मास स्क्रीनिंग में हम कई सारे मतलब बल्क में लेते हैं, सबका करते हैं। देखो यहाँ पर मास स्क्रीनिंग में हम एक पूरे कई सारे मास्क ले लेते हैं और सबकी स्क्रीनिंग करते हैं। ये नहीं देखते कि कौन सा हाई रिस्क है कौन सा लो रिस्क है, सबकी एक साथ स्क्रीनिंग करते हैं। और ये कॉस्टली भी होता है और इसमें यील्ड भी रिड्यूस होता है, कम होता है, ठीक है। और मोस्ट एफिशिएंट टाइप का कौन सा होता है? हाई रिस्क ग्रुप। इकोनॉमिकल यूज़ कौन सा होता है? हाई रिस्क, क्योंकि इसमें हम केवल हाई रिस्क ग्रुप ही करते हैं, सबकी नहीं करते, तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल यूज़ के लिए बेटर होता है। नो सब्सटेंशियल बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, तो ये मल्टी फेज हो गया, मतलब मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के रिडक्शन के लिए कोई बेनिफिट नहीं देता है, कौन सा? मल्टी फेज स्क्रीनिंग। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज विदाउट एनी सब्सटेंशियल ऑब्जर्वेबल बेनिफिट, बिना बेनिफिट के कॉस्ट को कौन बढ़ा देता है? मल्टी फेज, क्योंकि इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा टेस्ट करते हैं किसी सिंगल डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज फॉर स्क्रीनिंग, तो 2 टाइप की स्क्रीनिंग होती है, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग और प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? वंस ओन बेनिफिट, मतलब खुद के बेनिफिट के लिए जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जब अदर्स के बेनिफिट के लिए करते हैं स्क्रीनिंग। और खुद के बेनिफिट वाला क्या होता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। और अदर्स के बेनिफिट वाला क्या होता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन होता है। और प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? डिसीज़ कंट्रोल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें प्रिस्क्रिप्टिव के, तो क्या क्या होता है? स्क्रीनिंग नियोनेट्स फॉर नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म, डीफनेस इन द चिल्ड्रेन, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर और विजुअल एक्विटी स्क्रीनिंग फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है? प्रिस्क्रिप्टिव के। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्क्रीनिंग द नियोनेट्स फॉर नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म, डीफनेस इन द चिल्ड्रन, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग इन द डायबिटीज़ मेलाइटस, मैमोग्राफी फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, पैप स्मीयर फॉर द सर्वाइकल कैंसर और विजुअल एक्विटी स्क्रीनिंग फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स।
और प्रॉस्पेक्टिव की अगर एग्जांपल देखें तो स्क्रीनिंग ऑफ द इमिग्रेंट्स फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़ लाइक टीबी एंड कोविड। ठीक है, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हैं, उनका हम चेक करते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे टीबी और कोविड के लिए। HIV स्क्रीनिंग चेक करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, और ANC केसेस के लिए एंटीनेटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी से पहले जो केयर करते हैं मदर की उसमें, और हेल्थ चेकअप्स फॉर पर्सन्स वर्किंग इन अ फूड इंडस्ट्री, जो लोग फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके हेल्थ चेकअप्स के लिए, जिससे कि वो डिसीज़ को स्प्रेड ना कर पाए। ठीक है, ये अदर्स के बेनिफिट के लिए हो गया, और अगर ओन बेनिफिट के लिए करते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। तो अब कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ शोज़ द मैक्सिमम आइसबर्ग फिनोमेना। तो मैक्सिमम आइसबर्ग फिनोमेना किस में बताया था मैंने? इन्फ्लुएंजा। इसका सबसे बिगर हिडन पोर्शन होता है। ठीक है, फिर दूसरा है अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट एज कंपेयर टू द स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एज पूछ रहा है। ठीक है, तो टेस्ट रिजल्ट आर आर्बिट्री एंड फाइनल, ये गलत है, तो स्क्रीनिंग में होता है। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और कट ऑफ पॉइंट, तो ये भी मतलब एक क्राइटेरिया पे तो स्क्रीनिंग टेस्ट बेस होता है। लेस एक्यूरेट, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए करते हैं, लेस एक्यूरेट, और डन ऑन दोज विथ इंडिकेशन और सिक, मतलब सिक इंडिविजुअल्स के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्क्रीनिंग में किसके लिए करते हैं? अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट, अब तीसरा बात करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट पूछ रहा है। डन ऑन अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। लेस एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। टेस्ट रिजल्ट आर आर्बिट्री एंड फाइनल, सही है। इट कैन बी यूज एज अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट, नो इट इज़ नॉट यूज एज अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट। लीड टाइम रिफर्स टू दी टाइम बिटवीन, लीड टाइम क्या होता है? B पॉइंट से Y पॉइंट के बीच के जो टाइमिंग था उसको लीड टाइम बोले थे ना। तो B पॉइंट को हम क्या बोलते थे? फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, और Y पॉइंट को हम बोलते थे यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। तो इसमें देख लो, डिसीज ऑनसेट फर्स्ट क्रिटिकल डायग्नोसिस, डिसीज ऑनसेट फर्स्ट पॉसिबल डिटेक्शन, गलत है। फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिटेक्शन एंड फाइनल क्रिटिकल पॉइंट, गलत है। फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिटेक्शन एंड यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग फॉर अ कंडीशन इज़ रिकमेंडेड व्हेन, स्क्रीनिंग कब रिकमेंडेड कहते हैं? जब लो केस फर्टिलिटी रेट, गलत है, हाई केस फर्टिलिटी रेट में होता है। डायग्नोस्टिक टूल नॉट अवेलेबल, गलत है। नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल, नहीं। अर्ली डायग्नोसिस कैन चेंज द डिसीज कोर्स बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये सही है। स्क्रीनिंग हम किस लिए करते हैं? जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस कर पाएँ और ट्रीटमेंट कर पाएँ। ठीक है, इसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल पाए। फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ द इमिग्रेंट्स टू प्रोटेक्ट द होम पॉपुलेशन इज एग्जाम्पल ऑफ हाई रिस्क, प्रोस्पेक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और पीरियोडिक। तो हाई रिस्क वाला किसका एग्जाम्पल था? अभी लास्ट में पढ़ा था हमने, प्रोस्पेक्टिव का एग्जाम्पल था। हाई रिस्क इमिग्रेंट्स, यहाँ पर देख लो, ये कहाँ गया? स्क्रीनिंग ऑफ द इमिग्रेंट्स फॉर इन्फेक्शियस डिसीज लाइक TB एंड कोविड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग फिगर विच पॉइंट रिप्रेजेंट द यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस। यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस कौन बताता है? पता ही है, Y पॉइंट बताता है यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। X पॉइंट क्या बताता है? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। और B पॉइंट क्या बताता है? फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, और A पॉइंट क्या बताता है? पॉइंट ऑफ डिसीज ऑनसेट। तो B से X के बीच का जो टाइम होता है इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग टाइम। और B से Y तक का जो बीच का टाइम होता है इसको बोलते हैं लीड टाइम। और A से Y तक के बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं लार्ज डिटेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।